Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on channel Commerce Smart Classes. आज हम पीजीटी कॉमर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ बिजनेस फिनेंस उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बिजनेस फिनेंस के टॉपिक को इंक्लूड किया है ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। और जो भी मैंने टॉपिक्स इसके अंदर लिए हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एचपीएससी का हो, एचटेट का हो, यूजीसी नेट का हो, डी ट्रिपल एसबी का हो, कोई भी आपके टीचिंग कॉमर्स रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप करते हुए मत देखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी आपका टॉपिक छूट गया तो मीन्स आपका क्वेश्चंस लीव होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और थोड़ा लॉन्ग वीडियो है तो पेशेंस रखते हुए देखिएगा। जब भी आपके पास टाइम हो, फ्री मूड हो, तब देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ऐसे दिमाग में एकदम से नहीं बैठेगा, थोड़ा समझने वाला कुछ टॉपिक है। ओके। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द अदर वीडियोस ऑन टाइम, ताकि आपको टाइम पर मिल जाए और आप स्टडी कर सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। देखिए हेल्प करना अच्छा होता है, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, हो सकता है उन्हें ऐसी वीडियो नहीं मिली हो और वो अभी भटक रहे हों कि हमें बिजनेस फिनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं मिली, कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर हमें कंप्लीट एचपीएससी पीजीटी का पैटर्न मिल जाए। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको चाहे वो पीजीटी कॉमर्स का हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, सारा ही सिलेबस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। बस आप ट्रस्ट बनाए रखिए, मैं आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगी, बस आप ट्रस्ट बनाए रखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बिजनेस फिनेंस। आज हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, फिनेंशियल डिसीजंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव स्कोप्स, फैक्टर्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फिनेंस, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरीज, लीवरेज, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है। देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी कोई कंपनी होती है, कोई बिजनेस होता है, फर्म होता है, तो उसके मैनेजर को क्या करता है, उस कंपनी को चलाने के लिए फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है, फिनेंस को मैनेज करना पड़ता है। अगर उसके पास फिनेंस नहीं होता तो उसे रेस करना पड़ता है, होता है। अगर मान लो उसके पास है एडिक्वेट अमाउंट में, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करे और कहाँ कैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करे। एक फिनेंस मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम उसी सब बातों का स्टडी करेंगे। ठीक है। देखो फिनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, फिनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द फिनेंस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर जो हमारा फिनेंस है, फिनेंस मतलब पैसा, वित्त है, उसको मैनेज करना, उसको ठीक ढंग से मैनेज करना कि जो बिजनेस में अच्छे से प्रॉफिट हो सके और हम अपना जो पैसा है वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं किसमें, फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। और ये सारा काम किसका होता है, फिनेंस मैनेजर का होता है। इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू, इसके अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जो कि रिलेटेड होती है इफ़िशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। देखो इफ़िशिएंट, जो इफ़िशिएंट वर्ड का मतलब ही होता है शेयर। इफ़िशिएंट से ध्यान रखना कि कम कॉस्ट पर हमें फंड्स अच्छे से मिल जाए, हम कम कॉस्ट पर फंड्स को एक्वायर कर ले, अच्छे से अच्छे फंड्स को एक्वायर कर ले और जिनकी कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। जो हमने फंड्स एक्वायर किए हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके और यूटिलाइजेशन करने के बाद जो हमने कंपनी में या बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसको अच्छे से क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। जिसका पैसा हमें देना है उसको हम प्राप्त मात्रा में दे सके। ठीक है। और हमारे बिजनेस में भी प्रॉफिट रह जाए और जिसका हमें पैसा देना है ऑन टाइम उसका पैसा दे सके। तो फिनेंस मैनेजर को ये तीनों एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मतलब कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें अगर है, कहाँ से पैसा आएगा, और पैसा आ गया इन्वेस्ट कर लिया उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखो एक फिनेंस मैनेजर को तीन तरह के डिसीजंस लेने पड़ती हैं, तीन तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ती हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब ये है कि मान लो एक कंपनी के ऑनर के पास 10 लाख रुपए हैं। ठीक है।
अब वो सोचता है कि उसके पास दो कंपनी, उसका मन कर रहा है कि वो क्लोथ्स की कंपनी स्टार्ट कर दे, जीन्स की कंपनी स्टार्ट कर दे, या उसका मन कर रहा है कोई दूसरी मतलब शुगर इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दे। तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे कि कहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, कहाँ पर उसको ज़्यादा सरप्लस मिलेगा। तो इस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। और इसमें एक और होता है, मान लो एक कंपनी उसने इस्टेब्लिश करी, एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि वो सोच रहा है कि अब मैं इस अमाउंट को, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, इसको री इन्वेस्ट कर दूँ दोबारे और एक नई कंपनी इस्टेब्लिश कर दूँ। तो इस तरीके के डिसीजंस जब लेता है एक मैनेजर, तो उसे भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। फिनेंसिंग डिसीजन, अब मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी में फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को कैपिटल है वो रेज़ करनी है, उसे फिनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये सोचना पड़ता है कि जो फिनेंस हम लेंगे वो कहाँ से लें, लॉन्ग टर्म से लें या शॉर्ट टर्म से लें। हमें शॉर्ट टर्म के लिए फिनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज़ करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर फिनेंस की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके के डिसीजंस कि हम कहाँ से पैसा लें, डेट से पैसा लें, इक्विटी शेयर्स को इशू करके पैसा लें, इन सब तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं जिन्हें फाइनेंसिंग डिसीजंस कहते हैं। ठीक है। अब फाइनेंसिंग डिसीजंस में आपने कैपिटल को रेज कर लिया, कैपिटल को रेज करने के बाद आपका बिजनेस प्रॉपर चल रहा है और आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने के बाद जो आपको जैसे मतलब डेट है, डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उनकी पेमेंट को वापस करना पड़ेगा, और इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसमें डिविडेंड डिसीजंस लिए जाते हैं कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी को सरप्लस हुआ है, उसको कंपनी क्या कर दे, 100% शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कुछ कंपनी में रिटेन कर ले, या 100% डिविडेंड को रिटेन करके रख दे और री इन्वेस्ट कर दे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तो इन सब तरीके के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, ना हो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, मतलब इन्वेस्ट करें वो फिक्स कैपिटल के अंदर करें या वर्किंग। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए करें, या वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करें। फिनेंसिंग डिसीजन में इक्विटी में करें, या इक्विटी से फंड रेज करें, या फिर डेट इशू करके फंड रेज करें, या इक्विटी इशू करके फंड रेज करें। और डिविडेंड डिसीजंस के अंदर मान लो जो प्रॉफिट हुआ है, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, उसमें से कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना सेव करें, कितना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना सेव करें, इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एज वी नो अ फर्म रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो अ फर्म हैज़ टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट दिस। हमें पता है कि जो फर्म है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो फर्म के जो मैनेजर होता है उसको डिसीज़न लेना पड़ता है कि वो इन रिसोर्सेज को कहाँ पर इन्वेस्ट करे, इन रिसोर्सेज को कैसे इन्वेस्ट करें। इट कैन बी इन्वेस्ट इन टू वेज, दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। मान लो उसके पास फंड्स हैं, 10 लाख के फंड है, वो चाहे तो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है। फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कोई मशीनरी खरीद सकता है, कोई लैंड खरीद सकता है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं, उनको बाय कर सकता है। और अगर वो नहीं कर सकता, मान लो उसके पास कम फंड है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल में यूज़ कर सकता है, मीन्स टू वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने का मतलब जो उसके डे टू डे के खर्चे हैं उनमें उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं। फिर होता है फिनेंसिंग डिसीजन, इट इन्वॉल्व द डिसीजन रिगार्डिंग द सोर्सेज थ्रू विच फंड्स कैन बी रेज्ड। इसमें उस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं जिसके द्वारा फंड्स को क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। ठीक है, फंड्स को लिया जाता है। फंड्स को हम रेज कर सकते हैं या तो बोरो करके या ऑनर फंड। बोरो फंड के अंदर आता है डेट, डेट हमारा बोरो फंड होता है, क्योंकि हमें डेट पर जो एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है और फिक्स टाइम के बाद उसको रिटर्न करना पड़ता है, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो डेट बोरो फंड के अंदर आता है, और जो इक्विटी होता है वो ऑनर्स फंड के अंदर आता है। The important thing is to be decided here is the proportions of various sources in the capital mix. इसमें इस फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मान लो हम चाहते हैं कि हम डेट से भी फंड रेज करें, इक्विटी से भी फंड रेज करें। तो अब हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि डेट से कितना फंड रेज करें, इक्विटी से कितना फंड रेज करें। इस तरीके जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसे फिनेंसिंग डिसीजंस कहते हैं, और ये जो इनका मिक्सचर होता है इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जो डेट इक्विटी रेशियो शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट इट
हेल्प्स इन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर हम डेट इक्विटी का एक ठीक अमाउंट में, ठीक प्रोपोर्शन में यूज़ करेंगे तो हमारी जो कंपनी है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो है ना, ये इस सब के डिसीजंस लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ के थ्रू लेते हैं। जो भी फिनेंस मैनेजर होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर्स की 4 थ्योरीज होती हैं जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बिहाफ पर क्या करता है एक फिनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है कि फर्म में कितने प्रोपोर्शन में हम डेट से फंड्स को रेज करें और कितने प्रोपोर्शन में हम इक्विटी से फंड्स को रेज करें, सो डैट अवर प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। ओके, अब नाउ द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। In this type of decision, firm decided about the distribution of profit as dividend. इसके अंदर जो फर्म है वो डिसाइड करती है जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है ना, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड, जो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर में 100% कर दे या फिर 50-50% कर दे, 50% डिविडेंड के रूप में बांट दे और 50% अपनी कंपनी में ही रख ले, या 100% ही अपनी कंपनी में रिटेन करके रख ले और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट कर दे। तो इन सब तरीके के डिसीजंस हैं वो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए क्या है, जो इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, मान लो आपको फ्यूचर में लग रहा है कि है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप क्या करेंगे, जो डिविडेंड है उसको रिटेन करके रख लेंगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। अर्निंग कितनी आने वाली है, आपकी कमाई कितनी होने वाली है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा डिविडेंड डिसीजंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उसके क्या क्या स्कोप होते हैं। देखिए, फिनेंशियल प्लानिंग करना, फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिनेंस के बारे में प्लानिंग की जाती है कि जो हमें फिनेंस है उसका कैसे यूज़ करना है, फंड्स को कैसे एक्वायर करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग की जाती है फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर। देन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है कि कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाए, मीन्स टू से डेट का यूज़ किया जाए, इक्विटी का यूज़ किया जाए, किस प्रपोर्शन में डेट इक्विटी का यूज़ किया जाए, सो डैट अवर प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसाइड किया जाता है कि एक कंपनी को अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज़ करना है, तो किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर, किस प्रोपोर्शन में डेट इक्विटी का यूज़ किया जाए। ठीक है, इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज सोर्सेज ऑफ फिनेंस। फिनेंस के क्या सोर्स है, मतलब कौन से सोर्स से फिनेंस लिया जाए, लॉन्ग टर्म सोर्स से फिनेंस लिया जाए, शॉर्ट टर्म सोर्स से फिनेंस लिया जाए, डेट इशू करके, इक्विटी इशू करके लिया जाए, या क्रेडिट पे लिया जाए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्ड, कमर्शियल पेपर इशू करके लिया जाए। इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है लाइक एनपीवी मैथड, आईआरआर मैथड, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारा जो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखा जाता है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा तो उस प्रोजेक्ट से हमें कितना मिल रहा है। मतलब हमने मान लो 10 लाख लगाया है तो उस प्रोजेक्ट से हमारा कितना पैसा हमें वापसी मिल रहा है, कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, इस तरीके का देखा जाता है। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस में मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं कि कितना डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना रिटेन करेंगे, किस प्रोपोर्शन में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि जो वर्किंग कैपिटल है हमारी फर्म के अंदर कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमारे फर्म के अंदर कौन कौन से खर्चे हैं, किस तरीके का हमारा बिजनेस है, किस तरीके की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, फिक्स वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है या नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, ये स्टेप्स, इन सब चीज़ों का देखा जाता है। फिर फिनेंशियल कंट्रोल, फिनेंशियल कंट्रोल के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सब के बारे में एक अलग पूरा कंप्लीट अलग अलग टॉपिक है, पूरे कंप्लीट चैप्टर है। जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, दो साल का हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है,
कोई भी फर्म है उसके 2 साल की फाइनेंशियल पोजीशन का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। रेशियो एनालिसिस में एक ही इंडस्ट्रीज की जो डिफरेंट फर्म होती हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है। ब्रेक इन इवन एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो रिलेशन होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या अप्रोचेस हैं, 2 अप्रोचेस हैं इसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर तो सिर्फ इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि फंड्स को कैसे अरेंज करना है, ये नहीं देखा जाता है कि उसको कहाँ से लेना, बस कैसे अरेंज करना है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि कैसे उसको अरेंज करें और कहाँ से करें, कहाँ से हमें फंड्स मिलेगा। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस होती थी कि ये सिर्फ बाहर की तरफ देखता था, अपने जो कंपनी के खुद के जो हैं सोर्सेज उसकी तरफ ध्यान ना देके ये सिर्फ बाहर की तरफ देखते थे। इनका लॉन्ग टर्म फिनेंस पे फोकस रहता था कि ये सोचते थे कि हमें डेट या इक्विटी इशू करके ही हम फंड्स को रेज करें, मतलब कई बार शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी हमारा काम चल जाता है जिसमें हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, बट ये इस तरह फोकस नहीं करते थे, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज पर ही फिनेंस को इशू करने में ज़्यादा फोकस रखते थे। और डज नॉट फोकस ऑन एलोकेशन ऑफ फंड्स, और है ना फंड्स को अलॉट करने पर भी क्या नहीं करते थे, फोकस नहीं करते थे। डज नॉट फोकस ऑन डे टू डे ऑपरेशन, जो हमारी कंपनी के जो हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उस पर भी ये लोग फोकस नहीं करते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कंप्लीटली बिजनेस की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देती थी, मतलब उसका मकसद होता था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बट उसको ये नहीं पता होता था कि बिजनेस में कैसे खर्चे हैं, किस तरीके के फाइनेंस की ज़रूरत है, कैसे उन खर्चों को पूरा किया जाए, इस तरीके से कोई मतलब वो ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच आई तो वो सब क्या है, जो इसमें कमियां थी ना मॉडर्न अप्रोच में, उसने उन कमियों को दूर करा और अपने इस अप्रोच के अंदर उसका सॉल्यूशन किया। ठीक है, अब आएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर तो बस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, बट आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ तो हमें कंपनी को उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी और कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दिया जाने लगा है। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या, अर्निंग प्रॉफिट इज कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज द रुपी इनकम ऑफ फर्म की जो रुपए की वैल्यू है उसको बढ़ाना, जो 1 रुपये की कीमत है फर्म की उसको क्या करना, बढ़ाना। मतलब जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है उस कॉस्ट से ज़्यादा उस मटेरियल को बेचना और उस पर प्रॉफिट अर्न करना, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट कहता है। इन द इकोनॉमिक थ्योरी द बिहेवियर ऑफ फर्म इज एनालिसिस इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। जो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर अगर हम फर्म के बिहेवियर को एनालिस करते हैं तो किससे करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं। अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो डेट्स मीन हम समझेंगे कि हमारी फर्म है वो अच्छे से चल रही है, और अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम सोचते हैं कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें किसी तरीके की कमी है। मतलब वो प्रॉफिट को ही रख के चलते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो प्रॉफिट जो हमारी फर्म को हो रहा है वो कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हो रहा है, इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद हो रहा है, टैक्स को डिडक्ट करने के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है। इन सब चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनका मतलब सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट तो इफ फर्म इनका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने जितना इनपुट लगाया है, जितना इनपुट उन्होंने डाला उस पर कितना आउटपुट आ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ रहा है डेट्स मीन फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट का आना क्या माना जाता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माना जाता था। ठीक है, उनका लॉजिक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट का आना, कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रॉफिट का आना माना जाता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट में। इसकी कुछ लिमिटेशन थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। इट इज़ वेग, ये वेग क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ये डिटरमाइन नहीं किया गया था कि कौन सा वाला प्रॉफिट आया है, मतलब प्रॉफिट के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि कौन सा प्रॉफिट आया है। जैसे
एक तो आता है कि इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट आया है, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, वो वाला प्रॉफिट आया है, या टैक्स और इंटरेस्ट को डिडक्ट करने वाला प्रॉफिट आया है, कौन सा आया है। इसमें टाइमिंग ऑफ रिटर्न को भी इग्नोर किया जाता है। टाइमिंग ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि प्रॉफिट आपको कितने साल में आया है। एक तो मान लो आपने आज उस चीज़ को बेचा है और आपको आज आपकी चीज़ बनी है, ठीक है, आज आपकी चीज़ वो 10 रुपये में बनी है और वो आपकी 5 साल बाद 15 रुपये में बेच रही है, तो क्या 5 रुपये का प्रॉफिट उस टाइम में मायने रखता है? 5 साल बाद वो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो मायने रखता है? तो इसमें टाइम ऑफ रिटर्न को भी कंसिडर नहीं किया गया था और इसमें रिस्क को भी क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था। इन लिमिटेशंस की वजह से जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है वो फेल हो गया। और उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। इसमें ये कहते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाओ, शेयर होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर है जिन्होंने अपना कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, मनी को इन्वेस्ट करा हुआ है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दो ताकि उन जो कंपनी के शेयर है उनकी वैल्यू बढ़े और फर्म की भी वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन टू शेयर होल्डर। वो कहते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको इंक्रीज करो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो माइनस में कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है, सॉरी, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। जितना आपके पास पैसा आया और जितना आपने लगाया, मान ले आपने लगाया था 10 लाख रुपए और आया 11 लाख रुपए, तो ये एनपीवी कितना होगा, 1 लाख रुपए। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो मतलब जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो अच्छी है, डिजायरेबल है। और अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसमें आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। इफ एनपीवी इज नेगेटिव दैन द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, डिस्ट्रॉय शेयर होल्डर वेल्थ। ये आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है, ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसको बढ़ाना। शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं मतलब उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होएगी, जब हमारा एनपीवी होएगा वो पॉजिटिव आएगा। एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की उसको मैक्सिमाइज करें, ये इस प्रिंसिपल पर बेस है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फिनेंस। अब मान लीजिए हमारी कंपनी में फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, अब हमें फिनेंसिंग डिसीजन लेने हैं, कंपनी में फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो दो टाइप से हम फिनेंस ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म से फिनेंस लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ट्रेड क्रेडिट से, एडवांसेस से, एक्रूड एक्सपेंसेस से, कमर्शियल पेपर से, बैंक लोन से, बैंक ओवरड्राफ्ट से, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से, कैश क्रेडिट से, फैक्टरिंग से। जो आपको ये सब लिखा हुआ लग रहा है ना, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेटा, मैंने ना ये वीडियो बना ली थी, कंप्लीट मैंने वीडियो बना ली। उसके बाद मैं चेक करने लगे कि वीडियो की पिक्चर क्वालिटी कैसी है, देखा तो ये उल्टी वीडियो बन गई सारी की सारी। उसको रोटेट करके मैंने सीधे करने की भी कोशिश की, बहुत टाइम लिया, फिर भी ये रोटेट हुई नहीं, पता नहीं। काइन मास्टर में करने की कोशिश की तो भी नहीं हुई, हर तरीके से मैंने करने की कोशिश की, अपने एफर्ट्स लगाए, बट ये हुई नहीं। अब मैं दोबारा आपके लिए अगेन वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका टाइम पे आपको ये टॉपिक है क्लियर हो सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है, ट्रेड क्रेडिट का देखो क्या मतलब होता है। देखो ए एक कंपनी है, ए और बी। ए क्या है, सेलर है, और बी क्या है, बायर है। तो ए बी को माल बेचता है, बी ए से माल खरीदता है, तो बी कहता है ए को कि मैं जो आपको पेमेंट करूँगा वो 3 महीने बाद करूँगा, ठीक है। तो ए कहता है ठीक है तुम मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो ठीक है। ऐसे में इस तरीके का जो होता है इन दोनों के बीच में उसे हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। बी ने उधार ए से माल खरीदा, बी ने जो माल खरीदा है वो उधार पे खरीदा है तो उसे क्रेडिट कहेंगे। इस तरीके का जो व्यापार होता है हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या आपको फ़ायदा मिलता है ट्रेड क्रेडिट से। ट्रेड क्रेडिट्स का फ़ायदा होता है, एक तो सबसे पहले तो आपको जब आप इस तरीके से उधार माल खरीदते हैं कुछ टाइम के लिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, बट इसकी एक लिमिटेशन होती है, इस पर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता।
कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पर, नगद पेमेंट पर मिलते हैं। अब ये थोड़ी ना 1000 रुपये का माल है, 1000 रुपये का माल है और मैं आपसे ये बोल दूँ कि 3 महीने बाद तुम मुझे 900 रुपये दे देना। एक तो मैं आपको 3 महीने का टाइम दे रही हूँ, इंटरेस्ट भी नहीं ले रही, ऊपर से मैं आप 100 रुपये का थोड़ी ना घाटा खाऊंगी। तो 1000 रुपये का माल है तो आपको 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। इसमें आपको कैश डिस्काउंट फैसिलिटी नहीं मिलती। सेकंड होती है एडवांसेस। एडवांसेस में क्या होता है, मान लो ए और बी है, बी कहता है कि मैं तुम्हारा मतलब 1000 यूनिट्स बाय करूंगा, तो ए कहता है ठीक है 1000 यूनिट्स बाय कर लेना, बट उससे पहले आप मुझे इतने रुपए एडवांस दे दो ताकि मैं प्रोडक्शन कर सकूं। तो इस तरीके से बी क्या करता है, ए को कुछ पैसे एडवांस दे देता है। जैसे माल को खरीदने से पहले कुछ पैसे क्या कर देता है, एडवांस दे देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडवांसेस बोलते हैं। उसके बाद होता है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू तो हो गए हैं बट पे नहीं हुए। जैसे कि लाइक अब मान लो आपको रेंट पे करना है, वेजेस पे करनी है, सैलरी पे करनी है, तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग में पे करनी होती है, मंथ के स्टार्टिंग में आपको पे करनी होती है, और आपके पास है अभी आपके पास पैसा नहीं है पे करने को, बट वो एक्सपेंसेस आपके ड्यू तो हो चुके हैं, आपको पेमेंट तो जरूर करनी है चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं, जो ड्यू हो चुके बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं की। आप कहते हो जैसे सैलरी देनी है आपको, तो आप अपने एम्प्लॉय से कह दोगे कि अभी मेरे पास सैलरी नहीं है, मैं आपको 15 दिन बाद दूंगा। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो जाते हैं और पेमेंट नहीं करते, उनको एक्रूड एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कमर्शियल पेपर। जो ये कमर्शियल पेपर होता है ये भी सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस है। इसमें देखो जो कमर्शियल पेपर है, सबसे पहले तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस इशू करती हैं जिनके पास मतलब जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। वो कमर्शियल पेपर जब भी इशू किए जाते हैं तो उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है वो अपने क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनसे अपनी रैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से पहले रैंक ले लेती है, मतलब अपनी कंपनी के रेटिंग करवा लेती है कि मेरी कंपनी की क्या रेटिंग है। उसके बाद वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं, और जिनको भी उनके पेपर्स को खरीदना होता है लाइक शेयर्स की तरह, वो उनको खरीद लेती है और पैसे अपना इन्वेस्ट कर लेती है। मतलब इनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इनको इनकी जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्राइसिल है, क्राइसिल से कहेगी कि आप मेरी कंपनी की रेटिंग कर दो, वो उसकी रेटिंग कर देगी कि जैसे A B C A ऐसे करके ग्रेड दे दी जाती है। फिर उस अकॉर्डिंग वो क्या कर देती है, अपने पेपर्स को इशू कर देती है। और कमर्शियल पेपर इज जस्ट लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद बैंक लोन, कई बार क्या करती हैं, ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, कुछ टाइम बाद उनको या तो इंस्टॉलमेंट पे या लमसम पेमेंट में विद इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं बैंक लोन। उसके बाद होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है करंट बैंक अकाउंट होल्डर को, जिनका करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट किसका होता है, जो अपने डे टू डे की जो लेन देन होते हैं उनका जो खाता चलता रहता है, खाता चलता रहता है ना, इतनी पेमेंट आई, इतनी मैंने जमा करवाई, इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन चलती रहती है करंट अकाउंट में, ठीक है, उनको इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। देखो कैसे, मान लो मेरे खाते में 10,000 रुपये हैं और मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मुझे बैंक ये फैसिलिटी देती है कि ठीक है तुम 15,000 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ, और जो 5,000 रुपये हैं जब तुम्हारे पास हो विद इंटरेस्ट तुम मुझे वापस कर देना। तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये किसको मिलते हैं, जो करंट अकाउंट होल्डर है उनको इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है कि जब तुम्हारे पास हो जाए, जब तुम मुझे पैसे विद इंटरेस्ट वापस कर देना। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में भी क्या होता है, मान लो बेटा देखो ए और बी, दो ए है सेलर है और बी है बायर है, तो ए सामान बेचता है बी को, तो बी कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो 3 मंथ बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो ए क्या करता है, एक बिल लिख देता है, ए बिल लिख देता है, तो ए तो हो जाता है बिल रिसीवेबल और बी क्या हो जाता है, बिल पेएबल। तो ए बी के नाम पे एक बिल लिखता है, तो बिल लिखने वाला कौन है, ए, तो ए हो गया ड्रॉअर और बी क्या हो गया, ड्रॉई, ठीक है। वो कहता है मैं ठीक है तुम्हारे नाम पर बिल लिख देता हूँ कि तुम मुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपए दोगे, ठीक है। अब है ना, ठीक है, बी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 3 महीने बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब मान लो ए को 1 महीने बाद ही 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई।
अब ए तो बी से मांग नहीं सकता, क्योंकि बी नाम तो उसने बिल लिख दिया, बी तो कहेगा मैंने तो 3 महीने का वादा किया था, मैं तो 3 महीने बाद दूंगा। तो ऐसे में ए क्या करता है, उस बिल को लेकर बैंक के पास चला जाता है और बैंक से कहता है कि ये बिल है और मुझे 1 लाख रुपए ज़रूरत है। अब बैंक क्या करती है कि उसको 1 लाख की 1 लाख ना दे के उसको कुछ परसेंट डिस्काउंट करके दे देती है। मान लो 1 लाख की उसको 95,000 रुपीज़ दे देती है कि लो तुम मतलब 95,000 रुपीज़ दे लो, और बैंक 3 महीने बाद ही बी से पूरे 1 लाख रुपए वसूलती है। ठीक है, ए को तो अभी 95,000 देगी, पर बी से पूरे 3 महीने बाद 1 लाख की 1 लाख वसूलेगी। पर कई बार क्या होता है कि बी होता है वो कह देता है नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो इस केस में जो ए बैंक होता है वो पैसे को ए से वसूलेगा, बी है वो लाइबेबल नहीं होगा, ए होगा वो उसके लिए क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है, ये होता है इसकी कंडीशन। कैश क्रेडिट में कई बार नगद हम वो किसी से हम उधार ले लेते हैं पैसा कैश में, उसको बाद में हम चुकाते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। फैक्टरिंग भी जस्ट लाइक ये होता है। फैक्टरिंग का यूज़ मोस्टली किया जाता है जो मान लो दूसरी करेंसी में हमें कोई पैसा चाहिए, दूसरी करेंसी में चाहिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सारे डेटर्स को क्या कर देते हैं दूसरी उनके पास भेज देते हैं, फैक्टरिंग करवा लेते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। ये भी डिस्काउंटिंग और बिल की तरह ही होता है। फैक्टरिंग में रिकोर्स फैक्टरिंग होती है, फुल फैक्टरिंग होती है, ये 3-4 तरह की होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर हमारी 2 कैटेगरी आती है, एक ऑन कैपिटल होता है, एक बोरोड कैपिटल। मैंने बताया था ऑन कैपिटल्स में शेयर आते हैं, बोरोड कैपिटल में हमारे डिबेंचर आते हैं। ऑन कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, और बोरोड कैपिटल के अंदर हमारे डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। देखो शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की जो जब कैपिटल जितनी कैपिटल्स होती है ना उसको जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है तो उस पर हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, और क्या करती है जब भी कंपनी को फंड्स को रेज करना होता है तो कंपनी उन शेयर्स को पब्लिक को इशू कर देती है और फंड्स रेज कर लेती है। तो ये 2 तरीके होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता और जिनको कंपनी के वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है, ये कंपनी के ऑनर होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कंपनी इक्विटी शेयर्स होल्डर है, कंपनी के ऑनर्स होते हैं और इन्हें फिक्स रेट से इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड नहीं मिलता। इनको तभी डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी को एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉफिट होता है। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। मान लो किसी ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं वो नेक्स्ट टाइम अपने प्रीवियस ईयर्स का जो डिविडेंड होते हैं उसको ले सकते हैं। ठीक है, और इनको फिक्स रेट से मिलता है। कभी क्या होता है मान लो कंपनी वाइंडे कम हो रही है तो उस केस में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी कैपिटल को वापस लेने का अधिकार पहले होता है एज कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वाले हैं वो बाद में लेंगे अपनी कैपिटल को, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को उनकी जो कैपिटल जितनी इन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा वो रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, जब डिविडेंड को कंप्लीटली अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। उसके बाद है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में आते हैं डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। देखो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर कब इशू करती है कंपनी, मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर्स को इशू करती है, बट कंपनी कितने शेयर्स को इशू करती है, जितना उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है, उससे ज़्यादा उस ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, जितनी उसकी ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है। मान लो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपये लिखी हुई है, 10 लाख कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी हुई है और कंपनी को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कंपनी 10 लाख तक के तो शेयर इशू कर देगी और 5 लाख का जो फंड्स रेज करने के लिए कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी। डिबेंचर भी एक जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए डिबेंचर्स आर कॉमनली यूज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फिनेंस, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है फिनेंस का। डिबेंचर आर दैट एक्नॉलेज इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट टू पब्लिक एट लार्ज और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये या तो पब्लिक को इशू कर सकते हैं या फिर प्राइवेटली कोई अपने रिश्तेदार है, कोई नॉन पर्सन है, उनको इशू कर सकते हैं
फंड्स को रेज करने के लिए, और जो डेट इशू किया जाता है, जो डेट डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, उस पर कंपनी की सील लगी होती है। और सबसे मेन बात होती है डेट के ऊपर कि जब भी डेट इशू करती है तो कंपनी को डिबेंचर्स होल्डर्स को, जो भी उसके कंपनी के डेट्स को खरीदते हैं, डिबेंचर्स को खरीदते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स होती हैं, उसको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि डिबेंचर से पहले जैसे 10% डिबेंचर ये लिखा होता है, ये डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है कि इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको उनको वापस करना पड़ेगा उनका पैसा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनका पैसा उन्हें वापस करना पड़ता है एट द फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जितने टाइम के लिए दिया गया है उतने टाइम में उनको विद इंटरेस्ट उनका पैसा वापस करना पड़ता है डेट के अंदर, ठीक है। और जो डेट इशू करते हैं उस पर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है। अब जो डिबेंचर्स होती हैं उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रीपेमेंट, कन्वर्टिबिलिटी और सिक्योरिटी। रीपेमेंट का मतलब जिसकी पेमेंट करनी, कन्वर्टिबिलिटी हस्तांतरण, सिक्योरिटी देखो रीपेमेंट में आते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसकी पेमेंट एक फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करनी पड़ती है विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो अगर 10 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए हैं तो आपको 10 साल में, जितने साल के लिए, अगर 10 साल के तो 10 साल में आपको उनकी पेमेंट करनी होगी, वेदर योर कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस। चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है चाहे लॉस में चल रही है, बट आपको उन डिबेंचर्स की पेमेंट करनी होगी विद इंटरेस्ट। और इरिडीमेबल में वो होते हैं कि जिसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि 10 साल बाद आपको इतने डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। बट रिडीम के केस में फिक्स होता है कि आपको इतने साल बाद डिबेंचर्स की पेमेंट करनी होगी, उनकी पेमेंट ज़रूर करनी होगी, बट इरिडीमेबल में नहीं होता। कन्वर्टिबिलिटी में वो होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर, वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब होते हैं फिर होते हैं सिक्योरिटी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योरिटी में सिक्योर्ड क्या होते हैं, जब भी क्या होती है, कई बार कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करती है, जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो वो ना क्या करती है, एसेट्स को एज अ मॉर्गेज गिरवी के रूप में रखती है। क्यों रखती है कि मान लो वो जैसे शेयर डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि पता नहीं कंपनी उनका पैसा वापस करेगी एक फिक्स टाइम के बाद या नहीं करेगी, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी की कोई भी एसेट्स को एज अ मॉर्गेज रख देती है, गिरवी रख देती है कि बाई चांस अगर मैं आपका पैसा फ्यूचर में नहीं रिटर्न कर पाऊँ तो आप मेरी इस एसेट्स का यूज़ करके उसको सेल आउट करके अपना पैसा ले सकते हैं, तो उसे बोलेंगे सिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड के अंदर उनको कोई भी कंपनी को अपनी एसेट्स को एज अ मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो डिबेंचर्स का इशू करती है और जिनको लेने होते हैं वो ले लेते हैं, मतलब उसमें कोई एसेट्स रखने की एज अ मॉर्गेज ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये थे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो है, देखिए आपने ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बट मेरा ये विश्वास है कि अगर आप आज पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको टिप्स पर लर्न करवा दूंगी, टिप्स पर, बट आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना। कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, डेट और इक्विटी का। लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसका हमारा कॉम्बिनेशन होता है, उसका मिक्सचर होता है। देखो कैसे, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो मिक्सचर होता है किसका, डेट और इक्विटी का। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस। ये हमारे जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज है फिनेंस के, चाहे वो इक्विटी है, चाहे डेट है, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इट इंक्लूड, इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन, डिबेंचर, इन सबको इंक्लूड किया गया है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको इंक्लूड किया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको उसमें फिनेंस की ज़रूरत है, तो आप डेट भी इशू करते हैं, इक्विटी भी इशू करते हैं। तो जब आप डेट और इक्विटी को इशू करते हैं तो क्या क्या होता है, देखो जब आप डेट इशू करते हैं तो डेट इशू करने से रिस्क कम होती है। रिस्क क्यों कम होती है, क्योंकि आपको एक लो रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो डेट इशू करने से आपको रिटर्न भी कम करना पड़ता है, और जो ऑनरशिप भी नहीं जाती,
नहीं जाती, क्योंकि आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। और जो ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, एक कुछ टाइम के लिए होता है डेट इशू। बट जब आप इक्विटी को इशू करेंगे तो रिस्क क्यों होगी, हाई होगी, रिटर्न भी क्या होएगा, हाई होगा। जो कंपनी का सारा प्रॉफिट होएगा वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिविडेंड हाई, जब रिटर्न हाई होगा तो रिस्क भी हाई होगा। और ऑनरशिप भी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो हमारी कंपनी के ऑनर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ऑनर क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो ये एक आपका ओवरव्यू है कि जब डेट को इशू करती है कंपनी तो क्या होता है, इक्विटी को इशू करती है तो क्या होता है। अब मान लो ना कंपनी डेट को इशू करे ना इक्विटी को इशू करे, दोनों को प्रोपोर्शनेटली इशू करे, तो क्या फ़ायदा होगा कंपनी को, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले बताते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। इट रिफर्स टू द परफेक्ट मिक्स, परफेक्ट जो मिक्स है, परफेक्ट मिश्रण है किसका, डेट और इक्विटी का। मतलब आप दोनों को, ये मिक्सचर है किसका, डेट और इक्विटी का। कि ना तो आप, वो कहता है कि ना आप खाली डेट इशू करो ना ही आप खाली इक्विटी इशू करो, आप इशू करो दोनों के को एक फिक्स प्रोपोर्शनेट में, एक परफेक्ट प्रोपोर्शनेट में इसको क्या करो, इशू करो। सो दैट इट हैज़ टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी वाइल एट द सेम टाइम मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर आप एक परफेक्ट मिक्स में डेट और इक्विटी को इशू करेंगे तो आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और जो फर्म की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी। इसके अंदर एक बेटा एक और टर्म आती है, ये मैंने ले ली है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कई बार पूछ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज का, ध्यान रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द combination of only long term sources, while the financial structure is a combination of long term sources as well as short term sources। ये long term के साथ short term sources का भी combination है। इसमें डेट, इक्विटी, लोन, करंट लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। फाइनेंस के अंदर लॉन्ग के साथ शॉर्ट को भी शामिल किया गया है और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरी को क्लासीफाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एक है रेलिवेंट थ्योरी और है इररेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरीज कौन सी होती है, रेलिवेंट थ्योरीज कहती हैं कि अगर आप कंपनी में एक फिक्स प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी को इशू करते हैं तो कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, अगर आप एक फिक्स परफेक्ट प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी को इशू करते हैं। बट इररेलिवेंट थ्योरी कहती है कि डेट और इक्विटी के परफेक्ट मिक्स से कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। वो कहती है चाहे डेट इशू करके पैसा लो चाहे इक्विटी इशू करके पैसा लो, कंपनी का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। कंपनी की फर्म की जो वैल्यू है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता डेट और इक्विटी का। बट रेलिवेंट थ्योरी कहती है कि कंपनी पर डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे फर्म की वैल्यू है, अगर आप एक परफेक्ट मिक्स में इशू करेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तो इसके अंदर दो थ्योरीज आती है, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी एंड द ट्रेडिशनल अप्रोच। और इन रेलिवेंट के अंदर दो थ्योरी आती हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच का मतलब मोदगिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है, देखो कहते हैं नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है। एज पर दिस थ्योरी अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू, कि एक फर्म है अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है और लोअर द ओवर, फर्म की वैल्यू है वो बढ़ सकती है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है, अगर एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रोपोर्शन में डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दें। वो कहता है, देखो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी ये नेट इनकम अप्रोच है, ये डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। किसने दी थी, डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। डेविड ड्यूरेंट जी कहते हैं कि अगर आप डेट इशू करते हैं ज़्यादा मात्रा में तो डेट को इशू करने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फर्म की वो कम हो जाती है और फर्म की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कि अगर हम डेट को इशू करते हैं, अगर आप डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन में डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं तो इससे आपकी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं, वो कहते हैं जो कि डेट होता है वो हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सस्ता होता है क्योंकि डेट पे आपको कम रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड द 100%, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, 100% डिविडेंड पे करना पड़ता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो भी डेविड ड्यूरेंट जी ने दी थी, ये भी
नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों ही थ्योरीज हमारी डेविड ड्यूरेंट जी ने दी थी, बट नेट इनकम अप्रोच तो हमारी है रेलिवेंट थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारी है इररेलिवेंट थ्योरी। वो कहते हैं चाहे आप कंपनी में डेट का यूज़ करो चाहे आप इक्विटी को यूज़ करो, बट कंपनी के वैल्यू, फर्म की वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ही आर्ग्यू डैट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म, जो फर्म की मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिर्फ नेट ऑपरेटिंग इनकम, कि वो कितनी उसकी इनकम हो रही है और कितना बिजनेस का रिस्क है, ना कि डेट और इक्विटी। कहते हैं कि जो फर्म की वैल्यू है वो डेट और इक्विटी पे डिपेंड नहीं होती, वो डिपेंड होती है कि फर्म में कितनी इनकम आ रही है और कितना बिजनेस में रिस्क है। द चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज, लीवरेज का मतलब क्या होता है डेट, द चेंज इन द डिग्री, अगर आप डेट की डिग्री में चेंज कर देते हैं तो कैन नॉट चेंज दिस अंडरलाइन फैक्टर, फिर भी वो इन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता। वो कहते हैं सिर्फ फर्म की वैल्यू है वो तो दो चीज़ों पर ही डिपेंड करती है, एक तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम पर और दूसरी बिजनेस रिस्क पर। इसके अंदर मान लो वो कहते हैं कि आपने डेट इशू करा, ठीक है, डेट इशू करने से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम हो गई, बट जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी रिस्क बढ़ गई, उनकी रिस्क बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, उनको शांत करने के लिए उनको ज़्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। तो जो हमारा डेट से पैसा बचा वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को दे दिया, तो जब हमने जो डेट से पैसा बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वालों को दे दिया तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोल दिया। बराबर हो गया ना, डेट का पैसा बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों में लगा दिया, तो नो प्रॉफिट ना लॉस, तो इसको, इस कंडीशन को हम ऑफसेट बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जब कंडीशन ऑफसेट हो जाती है तो फर्म की जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पर डिपेंड होती है, ऑपरेटिंग इनकम पर और बिजनेस रिस्क पर, ठीक है। फिर होती है थर्ड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ये भी हमारी रेलिवेंट थ्योरी है। वो कहते हैं कि कंपनी में डेट का भी यूज़ करो इक्विटी का भी यूज़ करो, बट एक प्रोपोर्शन में, एक लिमिट तक आप डेट का यूज़ करो। आप अगर लिमिट से ज़्यादा डेट का यूज़ करोगे तो हमारी फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फिनेंशियल लीवरेज, जो फर्म की वैल्यू है वो डेट के साथ बढ़ती है, फिनेंशियल लीवरेज मतलब फिनेंशियल डेट के साथ बढ़ती है, बट एक लिमिट तक, सर्टेन लिमिट तक। वो कहते हैं एक लिमिट तक बढ़ती है, ये नहीं है कि एक लिमिट होती है, मान लो 50% डेट यूज़ करना है तो 50% ही डेट यूज़ करो, अगर आप 50 की जगह 10% और बढ़ा के 60% करने लग गए तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी और फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए आप एक लिमिट तक ही डेट का यूज़ करो, बियॉन्ड दैट लिमिट, इसके बाद द फिनेंशियल लीवरेज विल इंक्रीज इट, WACC का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप लिमिट से बाहर जाकर डेट का यूज़ करने लग गए तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और फर्म की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन गिरने लग जाएगी। इसलिए एक लिमिट तक ही अपनी फर्म के अंदर डेट का यूज़ करो। इसकी भी एग्जाम्पशंस होती हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट और राइजेज ओनली ग्रेजुअली अप टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ लीवरेज एंड राइजेज शार्पली देयर आफ्टर। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो एक सीमा तक ही बढ़ती और घटती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पर, लीवरेज की डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोदगिलानी मिलर अप्रोच। मोदगिलानी मिलर अप्रोच है वो बेस्ड है, वो कॉम्बिनेशन है नेट इनकम अप्रोच का और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। देखिए अगर आपके में टैक्सेस हैं वो एब्सेंस है तो आप डेट का यूज़ करो, अगर टैक्सेस नहीं देने पड़ रहे हैं आपको तो आप डेट का यूज़ करो। अगर आप अपनी कंपनी में डेट का यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी और फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट अगर आपको टैक्स देने पड़ रहे हैं तब आप चाहे डेट का यूज़ करो चाहे इक्विटी का यूज़ करो, कोई भी फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो ये कहता है। मोदगिलानी जी कहते थे इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस ए फर्म मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, कि अगर हमारे टैक्स नहीं लग रहे तो उस स्थिति में जो फर्म की वैल्यू है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मार्केट वैल्यूज़, वो कहते हैं कि जो मार्केट वैल्यू होती है वो किस पर डिटरमाइन होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, जो हम फ्यूचर में कमाएंगे उसकी आज कीमत क्या है। मान लो फ्यूचर में मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगी तो उसकी आज क्या कीमत है। मोदगिलानी जी कहते हैं कि जो फर्म की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि फ्यूचर में अर्निंग की आज क्या वैल्यू है। इसकी भी कुछ एजम्पशंस होती हैं, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। एक तो कैपिटल मार्केट हो वो परफेक्ट हो, रिस्क, नो टैक्सेस, फुल डिविडेंड पे आउट, मतलब 100% डिविडेंड पे आउट। 100% डिविडेंड की एजम्पशन तो सब में दी गई है। ये आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर्स की 4 थ्योरी थी। रेलिवेंट, इररेलिवेंट, रेलिवेंट के अंदर आएगी नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच,
और आपकी इररेलेवेंट के अंदर आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदगिलानी मिलर अप्रोच, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीवरेज। देखो लीवरेज क्या होता है, पैसा उधार देना, किसी को पैसा उधार देना, नहीं किसी उधार पे कोई चीज़ लेना। लीवरेज का मतलब क्या होता है, उधार पर कोई चीज़ लेना। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और वो अपना मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज और बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है। उसके पास मान लो 10 लाख रुपए ही है, ठीक है, अब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। अब अगर मान लो वो 9 लाख की मशीनरी खरीद देगी तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा? 1 लाख रुपए से उसके करंट के जो डेली के खर्चे हैं वो हो पाएंगे? तो ऐसे में क्या करती है, जब कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं तो वो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसको लीवरेज पर ले लेती है, किराए पर ले लेती है, लीज पर ले लेती है, ठीक है, ताकि उसके पास एक एडिक्वेट अमाउंट बच जाए और वो अपने जो लेन देन है उसको प्रॉपर कर सके। तो इसे बोलते हैं लीवरेज, मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, कोई भी फंड है, उसको किराए पर ले लेना। देखो लीवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट, जो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स है, जो फिक्स एसेट्स है, और फंड्स टू मैग्नीफाई द रिटर्न ऑफ इट्स ओनर, ऑनर की रिटर्न को बढ़ाने के लिए क्या करती है, वो किराए पर ले लेती है। किराए पर लेने का देखो लीवरेज के अंदर क्या होता है, लीवरेज क्या होता है कि चाहे आप मान लो आपने मशीन ले ली, आप कितना भी प्रोडक्शन करो कोई फ़र्क नहीं होता, आपको तो एक फिक्स रेट से रेंट देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन है वो आपका फिक्स्ड होगा, कोई मतलब नहीं है चाहे आप उसमें 1000 यूनिट बना रहे हो चाहे 5000 यूनिट बना रहे हो। पर अगर आप इन मशीनरी का यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ा सकते हो, उसे हम बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग लीवरेज और फिनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इज डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट्स ऑफ, किसके इफेक्ट्स को मैग्नीफाई करना, चेंजेस इन सेल ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो रिलेशन को बताता है, किसके बीच में रिलेशन को बताता है, EBIT और सेल्स के बीच में रिलेशन को बताता है। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो रिलेशंस को शो करता है EBIT और सेल्स के बीच में। EBIT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और सेल्स जो आपने सेल की है। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपकी टोटल सेल है एक साल में 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब आपकी फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, चाहे कितना प्रोडक्शन करें, 50 करोड़ रुपए के आपका क्या आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आती है। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आपकी 30 करोड़ रुपए आती है। तो आपको प्रॉफिट क्या होता है, टोटल सेल में से आपने कॉस्ट को माइनस कर दिया तो 20 करोड़ का आपको प्रॉफिट होता है। मान लो अब कंपनी जो है वो अपनी सेल को बढ़ा देती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सेल को बढ़ा देती है, 5% बढ़ा देती है, तो उसकी सेल को बढ़ाने का इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, सेल पर या वेरिएबल कॉस्ट पर पड़ेगा। तो सेल पर बढ़ाया तो 100 करोड़ से 5% बढ़ाया तो 105 करोड़ की सेल करने लग गया। फिक्स कॉस्ट तो 50 करोड़ की रहेगी, कोई प्रोडक्शन से कोई मैटर नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 31.5 करोड़ हो गया। तो अब कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया, 105 में से 81.5 माइनस करा तो 23.5 करोड़ का क्या हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। और अगर परसेंटेज में कह दें तो 17.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मतलब कंपनी ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है, कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होता है, जो सेल्स और EBIT से सेल्स में से हम जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। और अगर हमें ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री को फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो EBIT और सेल्स के बीच में रिलेशंस को बताते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हम किसके बीच में रिलेशंस को शो करते हैं, EBIT और सेल्स के। तो इसको निकालने की फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, ठीक है, फिर आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन में से जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट आई है उसको माइनस करने से आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा।
उसके बाद होता है फाइनेंशियल लीवरेज। जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो रिलेटेड होता है लाइबिलिटी से, और फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, EPS एंड EBIT। ये EBIT और EPS के बीच में रिलेशंस को बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज EBIT और सेल के बीच में रिलेशन को बताता था, और फाइनेंशियल लीवरेज EPS और EBIT के बीच में रिलेशन को बताता है। और इसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लीवरेज आपकी डिग्री को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये किसके बीच में रिलेशन को बताता है, EPS और EBIT। तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। और अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट करना है तो EBIT को EBT से डिवाइड कर दो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर दो अर्निंग बिफोर टैक्स से। देखो EBT निकालने का फॉर्मूला होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में से माइनस कर दो इंटरेस्ट को, तो आपका EBT निकल जाएगा। और आपको अगर EPS फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे, देखो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे EBT आ जाएगा, EBT में से टैक्स माइनस कर दोगे EAT आ जाएगा, EAT को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो EPS आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दोगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो EPS आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के बीच में। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है मैंने आपको बताया वो रिलेशन बताता है सेल्स और EBIT के बीच में, और ये रिलेशन बताता है EPS और EBIT के बीच में। तो देखो ये रिलेशंस बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में, और ये रिलेशन बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EPS के बीच में रिलेशन बताता है। ये असेट से रिलेटेड होता है, ये लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इसमें हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म, ये फर्म की एबिलिटी को मेजर करता है टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि हम फिक्स कॉस्ट एसेट्स का किस तरीके से यूज़ करें कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। जो हम अपनी मशीनरी है उस मशीनरी से कैसे कितना प्रोडक्शन करें कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। और इसमें मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स कॉस्ट फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें हम फिक्स कॉस्ट फंड्स का किस तरीके से यूज़ करें कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कर सकें। इसमें हम प्रॉफिट बढ़ाने की बात करते हैं, इसमें हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न करने की बात करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज लीवरेज होता है, ये सेकंड स्टेज लीवरेज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज। देखिए कंबाइंड लीवरेज और कंपोजिट लीवरेज क्या होता है। कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज को हम कंपोजिट लीवरेज भी बोलते हैं। इट स्टडी द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ बोथ ऑपरेटिंग एंड फिनेंसिंग लीवरेज, इसमें हम ऑपरेटिंग और फिनेंसिंग लीवरेज होते हैं उनकी कंबाइंड स्टडी करते हैं, इसलिए इसे कंपोजिट लीवरेज बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल मेथड होता है। कंपोजिट लीवरेज निकालना हो तो ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले को रख दीजिए या फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले को रख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EPS। ठीक है, EBIT से EBIT कट हो गया तो आपका बचा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में अर्निंग पर शेयर। अगर आपको डिग्री निकालनी है तो डिग्री का भी वही होता है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, EBIT से EBIT कट गया, चेंज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, ये आपका कंपोजिट लीवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी सेल हुई, सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करी, आपका EBIT आ गया। ये तो आपका यहाँ तक आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज। उसके बाद आपने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, आपका क्या आ गया, EBT आ गया। ये आपका आ गया फाइनेंशियल लीवरेज, और ये पूरा जो आ गया आपका जो पूरा है ये क्या आ गया, कंबाइंड लीवरेज, जो कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज से बना है। ठीक है, जहाँ तक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तक तो को माइनस करने के बाद EBT, और EBT में से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे EBIT में से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे EBT। तो फाइनेंशियल लीवरेज से मैंने आपको बताया था EBT और EBIT के बीच में रिलेशन बताता है, और ऑपरेटिंग लीवरेज EBIT और सेल्स के बीच में रिलेशन को बताता है। एक क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है उसकी सेल है 2 लाख रुपए की, ठीक है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल, उसकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है 60,000 रुपये, और उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 20,000 रुपये। तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करना है, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। मैं आपको बता देती हूँ, ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट करने के लिए तो आपको EBIT और कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपको EBT और EBIT की जरूरत पड़ेगी,
और कंबाइंड लीवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वेरी इजी है, बहुत इजी है। फाइंड आउट करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इससे आपकी प्रिपरेशन होगी और मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आया, मेरी जो मेहनत है, जो मैंने मेहनत की है वो मेरी सफल हो गई और मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो लीवरेज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, क्योंकि ये मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था, इसीलिए मैंने इसके अंदर वो डाला है। ओके, अब हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है उसके डे टू डे के काम करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट को, हम भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या कभी कॉपी खरीदनी है, कभी बुक खरीदनी है, कभी ट्यूशन की फ़ीस देनी है, तो क्या है उसको डे टू डे के अपने कुछ क्या एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसके लिए उसको क्या पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम पॉकेट मनी कहते हैं, वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के अंदर एक नेट वर्किंग कैपिटल आता है। नेट वर्किंग कैपिटल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं। जितनी कंपनी के पास करंट एसेट्स होगी उतनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्या होगी? अच्छी होगी, उतनी वो डे टू डे के ऑपरेशंस को अच्छी तरह कर सकेगा। देखो नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगी? जब आपके पास करंट एसेट ज़्यादा है तो करंट लाइबिलिटी से, तो वो पॉजिटिव आ जाएगी, और जब आपके पास करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से कम है तो आपकी वर्किंग कैपिटल कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, हमारे पास एक एडिक्वेट अमाउंट में वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। देखिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है? एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, मान लो आपके पास, अगर आपके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है तो भी नुकसानदायक है और कम वर्किंग कैपिटल है तो भी नुकसानदायक है। देखो कैसे, मान लो 100 रुपये आपके पास, 100 रुपये क्या है? कैश है। आप क्या 100 रुपये आपके पास टोटल 100 रुपये हैं, 100 रुपये से आपके पास 90 रुपये तो कैश है और 10 रुपये की आपने मशीनरी खरीदनी। ठीक है, करंट एसेट्स 90 रुपये तो आपके पास कैश है और 10 रुपये की आपने मशीनरी खरीदी। आप उस मशीनरी से प्रोडक्शन करें हैं। पहली बात तो 10 रुपये में मशीनरी कितनी आएगी? मान लो एक ही मशीनरी आई, एक मशीनरी से प्रोडक्शन कितना होगा? प्रोडक्शन कितना होगा तो आप कितना कमाएंगे, कितना आपका खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा? ये तो इसमें तो आप वैसे ही ख़त्म हो गए, आपकी कंपनी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। अब दूसरी ओर आपके पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये आपके पास आपने कैश के रूप में बचा लिया, 90 रुपये आप प्रोडक्शन, मान लिया प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट भी ज़्यादा आ रहा है, बट वो प्रॉफिट आ कम रहा है, आपको खर्चे तो आज करने हैं, अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे तो आपको आज करना है, और 1 साल बाद आपकी पेमेंट आ रही है, तो आप कैसे करेंगे अपने डे टू डे को ऑपरेशन? इसलिए यहाँ पर तो आपके पास एडिक्वेट अमाउंट में है, मतलब एक्सेसिव है करंट एसेट, यहाँ आपके पास कम है। दोनों ही सिचुएशंस कैसी हैं आपकी? बेकार है ना। आपको यहाँ आप अपने डे टू डे ऑपरेशन को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, और यहाँ प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ आपके पास कैश नहीं है, आपके पास कैश बहुत लेट आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। एक रूल को फॉलो करना चाहिए कि करंट एसेट्स हमारी करंट लाइबिलिटी से हमेशा दुगनी होनी चाहिए, मतलब हमें हमेशा अपनी वर्किंग कैपिटल 2:1 का अपने कंपनी के अंदर प्रोपोर्शन रखना चाहिए। किसका? वर्किंग कैपिटल का। मतलब करंट एसेट्स अगर 2 है तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास 1 प्रोपोर्शन में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब जो वर्किंग कैपिटल है उसकी क्यों ज़रूरत होती है? डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए ज़रूरत होती है। करंट एसेट्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज सेल डू नॉट कन्वर्ट इनटू कैश इंस्टेंटली। कहते हैं कि मान लो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या होती है? मान लो आपकी कंपनी है, कंपनी में प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है, सेल भी बहुत अच्छी हो रही है, बट ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सेल आपने आज करी तो आपको आज ही पैसा मिल जाएगा। हो सकता है आपको पैसा 1 साल बाद मिले, तो कैसे आप अपनी कंपनी के जो कम खर्चे हैं उनको पूरा करोगे? तो इसलिए हमें इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का कैसा नेचर है? आपका मान लो ट्रेडिंग का नेचर है, ठीक है, मान लो आपका होलसेल का बिजनेस है। अब होलसेल का बिजनेस है, आपको अपना माल स्टॉक करके रखना है। अब स्टॉक करके रखना है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक के लिए आप वो करते हो तो उसके लिए कम वर्किंग कैपिटल। बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपको माल स्टॉक करके रखना है, आप होलसेलर हो और आपको पेमेंट बहुत टाइम बाद मिलेगी, तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी है, कैसी सेल हो रही है, कैसी प्रोडक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, कितने टाइम के लिए आप उधार देते हो, कितने टाइम के लिए कोई आपको उधार देता है माल। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कैसी है? मान लो कोई आप ऐसे बना रहे हो, बस वगैरह बना रहे हो, तो उसकी प्रोडक्शन एक तो बहुत लेट होती है, फिर प्रोडक्शन बनने के बाद सेल बहुत लेट होती है, सेल हो गई तो जो कैश होता है वो बहुत लेट आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करती है।
क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसी है, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी कैसी है, प्राइस लेवल चेंजेस कैसे हैं। एक सीजनल फैक्टर भी होता है। मान लो कोई आप ऐसे गुड्स बना रहे हो जो कि थ्रू आउट द ईयर चलती है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो साल में 3 महीने चलती है, तो उसके लिए आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे आपकी FMCG गुड्स हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है, लाइक सोप वगैरह होती हैं, वो तो उसका प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाता है, सेल भी जल्दी हो जाता है, पैसा भी जल्दी आ जाता है, तो उसके लिए आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, GDR, ADR और IDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो चाहती है कि वो फॉरेन में अपने शेयर्स को क्या करें, इशू करें। एक इंडियन कंपनी है, मान लो रिलायंस, वो चाहती है कि फॉरेन में वो अपने शेयर्स को इशू करे, तो कैसे करेंगी। अब देखो, सबसे पहले वो इंडियन कंपनी जाएगी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। किसके पास जाएगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास, कि मैं अपने 10 लाख शेयर्स को इशू करना चाहती हूँ। कहाँ, फॉरेन में। फॉरेन में भी वो स्पेसिफाई कर सकती है कि अमेरिका में या US में या कहाँ भी। तो वो जाती है डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास कि मेरे 10 लाख शेयर्स हैं जिसको मैं इशू करना चाहती हूँ, तो वो डोमेस्टिक कस्टोडियन को अपने शेयर्स दे देगी। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, वो डिपॉजिटरी बैंक से बात करेगा कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के 10 लाख शेयर हैं जिसे मैं अमेरिका में इशू करना चाहता हूँ। अमेरिका में मतलब जो रिलायंस कंपनी है वो अमेरिका में इशू करना चाहती है। तो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज में डाल देंगी कि रिलायंस कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं, जिसको बाय करने हैं वो बाय कर सकते हैं। अब मान लो जिनको भी बाय करने हैं वो बाय कर देंगी, तो डिपॉजिटरी बैंक उनको क्या कहेगा, DR, डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे देगा। शेयर इशू नहीं करेगा, उनको शेयर्स के बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिल जाएगी और वो इन्वेस्टर अपना पैसा इंडियन कंपनी को दे देंगे, ठीक है, वो DR। अब है ना, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मान लो एक अगर इंडियन कंपनी चाहती है कि वो अमेरिका में अपने शेयर्स को इशू करें, तो डिपॉजिटरी बैंक उन्हें ADR इशू कर देगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगा। और वो चाहती है कि ग्लोबली इशू करे, तो वो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगा। फिर वो इन्वेस्टर को रिसिप्ट मिलने के बाद वो क्या कर सकती है, उन शेयर्स के साथ ट्रेडिंग कर सकती हैं, उनको बाय और सेल कर सकती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, GDR और ADR। अगर वो अमेरिका में शेयर्स को इशू करना चाहती है तो उसे बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर वो ग्लोबली इशू करना चाहती है US वगैरह में, तो उसे बोलेंगे ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी तरीके से IDR होती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि कई बार फॉरेन कंपनीज होती हैं, वो जब इंडिया में आकर शेयर्स को इशू करना चाहती हैं, वो चाहती है कि हम इंडिया में आकर अपने शेयर्स को इशू करें, तो वो उस टाइम में क्या करती हैं, IDR इशू करती हैं। IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, वो इशू करती हैं कौन, फॉरेन कंपनी, जब वो इंडिया में आकर अपने शेयर्स को इशू करना चाहती हैं, इसे बोलते हैं हम IDR। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि कैसे आपने सॉल्व किया है, ताकि मुझे पता लग सके कि आपने अच्छे से सॉल्व किया है, आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्किप करते हुए वीडियो को मत देखिएगा। अगर कोई भी कंसेप्ट छूट गया तो ये लगा लीजिए आपका एक क्वेश्चन छूट गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।